नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको संतुलन की संकल्पना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो संतुलन की संकल्पना को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि भू संतुलन किसको कहते हैं। तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में है पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे झील तथा समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। यानी जो भाग ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं और नीचे धंसे हुए भाग हैं, उन दोनों में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसिस शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसिस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है समस्थिति। इस क्षेत्र में यानी संतुलन के क्षेत्र में कार्य बहुत पहले ही आरंभ हो गया था। फिर भी संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डट्टन ने 1879 ईस्वी में किया। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो डट्टन ने 1879 ईस्वी में संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। इनका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धंसे भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। यानी ये इसका मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि ऊंचे उठे भाग और नीचे धंसे हुए भागों में संतुलन स्थापित करना था। डट्टन का यह मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। उनका यह मानना था कि जो भाग ऊंचे उठे हुए भाग हैं और जो भाग नीचे धंसे हुए भाग हैं, उनका भार जो होता है वो बराबर होता है। डट्टन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा तथा नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। तो डट्टन ने ये माना कि जो भाग ऊंचे उठे हुए भाग हैं उनका घनत्व कम होगा और नीचे धंसे हुए जो भाग हैं उनका घनत्व अधिक होगा, इसलिए वो एक लेवल स्थापित कर लेते हैं। इस आधार तल को समदबाव तल, समतोल तल या क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। जो आधार तल उन्होंने माना है उसके विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे दबाव तल, समदबाव तल, समतोल तल और क्षतिपूर्ति तल, उनको उन्होंने नाम दिया है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में स्थित है। इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। संतुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में एक ऐसा क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। तो सिद्धांत जो है उसका ये तात्पर्य होता है कि लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल के ऊपर तो घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान पाया जाता है। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात यदि कोई भाग ऊंचा है तो उसका घनत्व कम होगा और कोई भाग नीचा है तो उसका घनत्व अधिक होगा। अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम होगा और निचले भाग का घनत्व अधिक होगा। इस प्रकार पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई पठारों से ज़्यादा होती है। पठारों का मैदानों से कम, क्योंकि पठार जो होते हैं वो मैदान से अधिक ऊंचे होते हैं और मैदानों का सागर तली से कम होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस तरह से हुआ। तो सन 1859 ईस्वी में सिंधु गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण भारत सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशी माप जो है, एक पहली विधि थी त्रिभुजीकरण और दूसरी विधि थी खगोलीय विधि के अनुसार लिया गया। तो दोनों मापों में अंतर जो आया 5.236 का अंतर आ गया। यानी क्या था कि जब दोनों विधि से डेटा लिए गए और अक्षांशों का माप किया गया तो इतना अंतर उसमें आ गया।
कल्याण हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित था। इस प्रकार जब दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया तो एरी महोदय ने बताया कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। तो जब ये समस्या एरी महोदय को बताएगी तो उन्होंने उसके अंतर का जो कारण बताया वो बताया कि हिमालय पर्वत निकट है, इसीलिए हिमालय आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा है। यह समस्या जब प्रॉट महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने यह मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना हुआ है, जिसका घनत्व 2.75 है। इस आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और अधिक आ गया, जो कि आया 15.885 के बराबर। इस प्रकार प्रॉट ने इस मत का अनुमोदन किया कि माप का जो अंतर 5.236 न होकर 15.885 होना चाहिए था, अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। तो जो प्रॉट के सामने समस्या रखेगी तो जो डिफरेंस आ रहा था दोनों माप से वो और अधिक आ गया, तो उन्होंने कहा कि हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। एरी तथा प्रॉट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समस्या को जन्म दिया कि हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है। इस कारण के लिए अनेक सुझाव दिए गए। तो इसमें जो सुझाव दिए गए वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 है, हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर के बुलबुले हैं। इस कारण से पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा, जिस कारण माप में अंतर आ गया। तो उन्होंने ये बताया, सुझाव दिया कि हिमालय जो है वो चट्टान का न बना होकर के खोखला है अंदर से। तो यह मत सर्वथा काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है कि बुलबुले का बना इतना ऊंचा खोखला पर्वत धरातल पर टिक सकता है क्या। जो सुझाव दिया गया उसको बिल्कुल से काल्पनिक मान लिया गया और न्याय संगत ये नहीं बताया गया। नंबर 2 सुझाव है, हिमालय के ऊपरी अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा तथा आकर्षण शक्ति भी कम होगी। तीसरा सुझाव है, हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। चौथा सुझाव माना गया है, यह माना गया है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है। इस प्रकार इस तल के सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं। इस आधार पर मान लिया गया है कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा तथा जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो इस के साथ ही ये जो भू संतुलन का सिद्धांत है वो यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें आगे का जो पोर्शन है, एरी और प्रॉट की संकल्पना, हैफोर्ड एवं बोवी की संकल्पना और भू संतुलन की व्यवस्था, हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगला वीडियो जो है मेरा, मैं 1-2 दिन बाद में अपलोड करूँगी। अंत में आप सभी का धन्यवाद।